और जैसा कि आपको पता है, हम लोग एक देश के एक वीर जांबाज को, जिसने पूरे देश की आंखों को नम किया है, उसको श्रद्धांजलि दे रहे हैं सुबह से। जनरल विपिन रावत, सीडीएस विपिन रावत, जो अब स्वर्गीय हो गए हैं, कल शहीद हो गए थे। उसी में अब मेरे साथ जुड़े हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। और क्या महसूस कर रहे हैं, कैसा अब इस वक्त फील हो रहा है, उसी पर मेरे साथ जुड़े हैं कैप्टन है, रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन है आलोक चटर्जी, जिन्होंने एक लंबा वक्त वायुसेना के साथ गुजारा है। तो मेरे साथ जुड़े हैं आलोक चटर्जी जी। पूरा देश गमगीन है, कैसा आप महसूस कर रहे हैं, क्या श्रद्धांजलि देंगे एक देश के वीर जवान को, नायक को, देश के हीरो को? देखिए, ये जो अभी ये वक्त है, इस पे जनरल बिपिन रावत स्वर्गीय अटैच करना पड़ रहा है, जोड़ना पड़ रहा है बड़े गमगीन और भारी हृदय के साथ। एक बड़े सक्षम नेता जो हमारे सशस्त्र सेना बल के मनोबल को आज की इस परिस्थिति में, जब हमारे पड़ोसी इस तरह से कुछ खुराफाती कर रहे हैं, उस समय हमारे को, पूरे देशवासियों को एक बड़ी अच्छी एक आशा की लौ दिख रही थी कि राजनीतिक स्तर पे एक जो सक्षम नेता नेतृत्व मिला है। और उसी तरह से हमें ये सेना की तरफ से भी हर तरफ से एक सक्षम नेतृत्व दे रहे थे जनरल रावत, जो चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज भी रहे। और एक्चुअली हमें बोलिए तो हमें ज्यादा दुख है, क्योंकि मैं देहरादून के सिल्वर हाइट्स पौंधा में ही रहता हूँ, और जनरल रावत की यहाँ जमीन खरीद के यहाँ बसने की एक आकांक्षा थी, और हम सब भी बड़े लालायित थे कि आज हमारे बीच कभी न कभी तो वो एक सितारा आके रहेगा। लेकिन शायद उनका सपना और उससे ज्यादा हमारे ये आकांक्षा अच्छा। अधूरी रह जी गई। जी मैं सिर्फ चार वो जी पुष्प की अभिलाषा, जिसमें वो कविगर ने लिखा था कि चाह नहीं मैं सुरवा लाके गहनों में गुथा जाऊं, उन्हीं कविता के उन पंक्तियों के साथ मैं जी अपनी जी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जी। हाँ, तो आप ग्रुप कैप्टन रहे हैं चटर्जी जी, तो मैं जानना चाहूँगा कि इस तरह की जो घटनाएं हैं, देखिए भविष्य के गर्त में है, जांच होगी, जांच के बाद पता लगेगा कि क्या है जांच में छिपा है। लेकिन क्या आपको लगता है कि प्रथम दृष्टि आपको क्या नज़र आता है पहली नज़र में, कि क्या हुआ होगा, क्या रीज़न रहा होगा, क्योंकि आपका एक लंबा अनुभव है? देखिए, ऐसा है कि ये तो अभी एक, जो भी मैं कहूँगा, क्योंकि ना मैं उस परिस्थिति पे था और ना ही उसके बारे में ज़्यादा जानकारी है, परंतु जहाँ मेरा अनुभव रहा है इन 34 साल वायुसेना के साथ, उसमें ये वीवीआईपी एयरक्राफ्ट जो भी होती है, उसकी इतनी सूक्ष्मता से उसकी निरीक्षण की जाती है, उसका सारा प्लानिंग, आयोजन सब कुछ किया जाता है, और समझ में नहीं आ रहा है, ये भी एक बड़ी एक प्रश्नवाचक चिन्ह है कि फ्लाइट की दूरी भी ज्यादा नहीं थी। वहां से मात्र शायद मेरे ख्याल से 40 किलोमीटर ही जी दूर था। और मुझे अभी तक ये नहीं, जी जी है ना? तो इसमें थोड़ी-सी अचरज है, और मैं इसमें क्या आक्षेप लगाऊँ, क्या बताऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और ये थोड़ा ज़्यादा जल्दी हो जाएगी इस बात पे, क्योंकि हमारे चीफ जो है कल गए थे वहाँ पे, और उन्होंने खुद जाके जो वहाँ पे अवलोकन किया उस परिस्थिति का, और उसके बाद उन्होंने जो अनाउंसमेंट किया, तो इसके बारे में जब तक वो एक विस्तृत कोर्ट ऑफ इंक्वायरी वगैरह ना होती है हो, तो हमारे लिए बोलना थोड़ा माने इस परिस्थिति में थोड़ा लेकिन जायज़ नहीं कैप्टन लगता है। कैप्टन आलोक पर चटर्जी, दुर्घटना मैं तो कह रहा हूं दुर्घटना हम है, लोग और उसी बड़ी ही। निष्कर्ष पे नहीं पहुंचना चाहते हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं। लेकिन देश के हर नागरिक को ये जानने का हक है कि उसका एक इतना शानदार ऑफिसर चला गया। और आप भी कह रहे हैं कि वो जो हेलीकॉप्टर होता है वो इतना अपडेटेड होता है, इतना शानदार होता है कि उसमें घटना जो है वो ज़ीरो बिल्कुल चांसेस होते हैं। तो अभी आपसे पहले कुछ लोग मेरे साथ जुड़े थे, आर्मी के ही रिटायर्ड थे, ऑफिसर्स थे, उनका भी कहना ये है, उन्होंने तो बल्कि साफ कहा है कि इसमें हमें कहीं ना कहीं साजिश की आशंका आ रही है। तो क्या आप उस एंगल पे देखते हैं कुछ, क्या इस तरह की चीज़ जो है उसमें कहीं से कोई इस तरह की चीज़ हो सकती है?
देखिए, मैं मेरे से पहले जिन विज्ञों ने जो कुछ भी आपने उचित आधार पे जो भी निष्कर्ष निकाला या जो भी उन्होंने समझ में बताया, मैं उसको यहाँ पे तर्क से काटना नहीं चाहूँगा। संभव सब कुछ है, लेकिन अभी जब तक हमें कोई डिटेल ना मिले, तो आप साजिश भी बोल सकते हैं, लेकिन थोड़ा-सा मुझे तकलीफ ये हो रहा है कि ये सेना से संचालित सेना का यंत्र और सेना के परिधि से टेक ऑफ किया, तो उसमें अगर हम इस तरह की साजिश की आक्षेप लगाएँ, तो थोड़ा-सा न्याय संगत नहीं होगा और हमें थोड़ी धैर्य रखना पड़ेगा। और ये देखिए आजकल के साइबर स्पेस में और इस तरह से जो कुछ दिनों पहले या कुछ महीनों पहले जो महाराष्ट्र ग्रिड को डाउन कर दिया गया था, वहाँ के रेल संचालन में बाधा पड़ी थी, तो वो सबको ज्ञात है। तो वो साजिश अगर उस अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक स्तर पे है, तो उस पे मैं कोई कमेंट नहीं कर पाऊँगा। लेकिन मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि वो हेलीकॉप्टर वायुसेना का था और वायुसेना से 34 साल तक जुड़े रहने से मुझे कहीं भी कोई भी संदेह नहीं कि उसकी पूरी देखरेख की गई होगी और ये एक दुर्घटना अच्छा हो सकती है। चटर्जी जी, आप 34 साल आपने सर्विस किया है, 34 साल देश सेवा को दिए हैं, तो क्या आपकी नज़र में कोई इस तरह का इंसिडेंस पहले हुआ है जिसमें इस तरह की मतलब सब के सब लोग, आप समझिए सिर्फ एक हैं, वो भी मौत और ज़िंदगी से जूझ रहे हैं, तो अब इसके बाद कहाँ से जांच जो है वो, जैसे हवाई जहाज़ हैं तो उसकी जांच के लिए उसमें एक वो रहता है, इसमें क्या सिस्टम ऐसा रहेगा जिससे जांच पूरी हो जाए, कैसे पता लगाया जा सकता है आगे? हाँ, आपने वो कुछ सवाल किए जिसके कुछ जवाब तो मैं दे सकता हूँ और कुछ कारणवश जो आप ही जानते हैं मैं नहीं दे सकता। संभवतः ये आपको मैं बता सकता हूँ कि प्रत्येक जहाज जो भी स्क्वाड्रन में जिस भी स्थिति में है, उसकी एक नियम माफिक एक स्टिपुलेटेड जांच होती है, पीरियोडिकल जांचें होती है, कुछ डेली हैं, कुछ वीकली हैं, कुछ फोर्टनाइटली हैं, कुछ मंथली हैं, कुछ हाफ ईयरली हैं। डिपेंडिंग अपॉन दी उनका जो फेयर एंड टेयर कितना है और सूक्ष्म निरीक्षण या बाह्य निरीक्षण जिस तरह से भी निरीक्षण में अगर पकड़ा गया, तो उसको इमीडिएटली रिप्लेस भी किया जाता है। कुछ चीजें जो होती है जब वायुयान लेकर पायलट जाता है और उसके कुछ असुविधा सम्मुखीन होना पड़ता है असुविधा के, वो आके जो रिपोर्ट करता है उसके बेसिस पे भी निरीक्षण किया जाता है और रेगुलर चेक्स वो होते ही रहते हैं। और मेरे समझ से अभी तक तो इस मी-17 हेलीकॉप्टर का ऐसा इस तरह का इस स्तर का दुर्घटना मेरे तो संज्ञान में नहीं है जो कि मैं कमेंट कर सकूं कि ऐसा कोई प्रीवियस कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो। परंतु मैं इतना ही कह सकता हूं आपसे, ये इसको ना अभी फिलहाल मतलब देश की जनता पे भी हम वो करेंगे कि इस पे ज्यादा आकलन न करें और भरोसा रखें हमारे मीडिया पे, हमारे इन अधिकारियों पे जो इस काम से लिप्त होंगे और सच का सच, दूध का दूध, पानी का पानी जरूर सामने आए। MiG-17 का जो देश का सबसे अत्याधुनिक एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर माना गया है, तो क्या आपको क्या संभावनाएं लगती हैं कि इस तरह की घटना क्यों हो गई होगी? चलिए, टेक्निकल फॉल्ट भी, क्या टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है? देखिए वायुयान इसमें नियंत्रण के कई आयाम हैं। पहली तो यहाँ पे आप जो पायलट थे जो अभी बेचारे जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं, एक बड़े सक्षम पायलट हैं वरुण हैं, बिल्कुल सिंह, देवरिया के, और इन्होंने पहले भी इनके साथ एक बहुत जी 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 तो इसलिए उस तरफ से संचालन की तरफ से तो हमें कोई कमी नजर नहीं आ रही है। अच्छा, जब वीआईपी बोर्ड पे होते हैं तो उनके साथ एक तकनीकी नियंत्रण के लिए भी एक हमारा मतलब कि क्या कहूँ उसको, वायु सैनिक रहता है कि अगर उड़ान के दौरान भी कोई तकनीकी खराबी हो या किसी तरह का जो कि इमीडिएटली उसको अटेम्प्ट करना हो, उस तरह की भी व्यवस्था की जाती है। और आप समझ ही सकते हैं सीडीएस जैसे जो हमारे मिलिट्री लीडर उस एयरक्राफ्ट में फ्लाई कर रहे हैं, तो कितना मतलब माइक्रोस्कोपिकली उसको टेस्ट करके तभी सर्टिफाई किया गया होगा। नहीं, मेरा सवाल यह है कि जैसे मैं एक आम आदमी हूँ, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन आप इतने दिनों तक इस सेवा से जुड़े रहे हैं, तो इस घटना के बाद अगर हम इसको टेक्निकल फॉल्ट मानते हैं, तकनीकी खराबी मानते हैं, तो पहली नज़र में आपके दिमाग में क्या सवाल आया कि ये टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है?
देखिए, ये टेक्निकल फॉल्ट खाली आप मशीन से ही ना जोड़े, हो सकता है क्योंकि ये पहाड़ियों पे ये उड़ान थी। तो अब मुझे उस दिन का मेटेरोलॉजिकल कंडीशन या मौसम की जानकारी मुझे मेरे पास नहीं है कि उस समय लेकिन दृश्यता क्या थी, लेकिन आर्द्रता साहब क्या थी, लेकिन तापमान तटवर्ती क्या था, साहब, बहुत सारे आप ही तो कह रहे फैक्टर्स। हैं कि इस तरीके से पहले सब चीज़ें चेक की जाती हैं, मौसम, वेदर, टेक्निकल चीज़ें। तो टेक्निकलिटीज़ तो सब चेक की गई होंगी, मौसम भी चेक किया होगा, इतनी वीआईपी मूवमेंट हो रही है तो वो तो मौसम तो चेक किया गया होगा ना। मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि इतनी सारी चीजें, इतनी सारी कॉशन, प्रिकॉशन सब कुछ लेने के बावजूद अगर ये दुर्घटना हुई, तो ये बड़ी मतलब क्या बताऊँ, इसको दुर्भाग्यपूर्ण ही कहा जा सकता है। और दुर्घटना तो दुर्घटना है, चाहे आप कितनी भी उसमें वो कर ले, पर जी दुर्घटना तो हो ही सकती है ना। बिल्कुल। हम यहाँ आकर हमको मानना पड़ता है कि चलिए यही हमारी तकदीर थी, यही मंजूर था। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक कसक है लोगों के मन में, एक जानने का एक लालसा है कि आखिर उनका जो देश का हीरो चला गया, लेकिन ये भी पता नहीं कि क्यों गया, क्या रीज़न है। जी। और आपने भी बताया कि वो बहुत छोटी उड़ान थी, इतनी बड़ी भी उड़ान नहीं थी कि जिसके लिए ये सब चीज़ें, वेदर भी पहले जांच होती है, टेक्निकल सारी चीज़ें पहले जांची जाती हैं, उसके बाद सब कुछ होता है। लेकिन देखिए, घटनाएं दुर्घटनाएं होने के लिए होती हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता है। आखिर में कोई आप ऐसी श्रद्धांजलि, कोई ऐसी यादगार चीज़ जो आप बता सकें, जो हमसे शेयर कर सकें, कोई अनुभव ऐसा? देखिए, मैं तो वायुसेना में था और आर्मी के साथ मेरा जो पहला वो हुआ, इंटरैक्शन हुआ, वो जब मैं आईपीकेएफ के साथ वायुनिया गया था श्रीलंका में। उस समय मैं आर्मी के साथ बहुत अच्छी तरह से जुड़ा। और उस समय इतने बड़े नेता जो मिलिट्री नेता होते हैं, जैसे उस समय जनरल कालकट थे एंड ऑल। लेकिन मुझे स्वयं व्यक्तिगत रूप से जनरल बिपिन रावत जी से कभी मुलाकात या बातचीत या ऐसा कुछ नहीं हुआ। पर हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि हाल फिलहाल जब मैं सिल्वर हाइट्स देहरादून पौंधा में बस गया और जब हमें पता चला कि उन्होंने यहाँ पे जमीन ली और यहाँ पे उनकी इच्छा है बसने की, तो उनके 2-4 बार आने जाने की भी हमें खबर मिली। पर आप समझ ही सकते हैं कि वो एक वीवीआईपी लेवल के आदमी है और हम एक साधारण नागरिक हैं। तो ऑब्वियसली हम उनके साथ इतना तो जी इंटरेक्शन कर नहीं सकते ना। जी पर हाँ, खुशी थी। पर उनके लिए मेरे मन में एक ये थी कि देखिए, वो एक ऐसे स्तंभ थे जो कि जिनके लिए अगर मैं 4 लाइन ये कहूँ कि उनके इरादे ऐसे थे कि जिधर कहती है कलम उस ओर जीवन मोड़ देता हूँ, मनुज के सामने भगवान को भी छोड़ देता हूँ। मगर कलम जब झुकती किसी धनवान या बलवान के आगे, कसम ईमान की मैं कलम तोड़ देता जी हूँ। ये शायद उनके जीवन की एक वो यथार्थ रहा होगा। और उसी के उस पे बेसिस पे वो हमेशा हर काम, जो भी निर्णय लिया आपने देखा, चाहे वो हमारे पक्ष में हो या हमारे मनमाफिक ना हो, फिर भी उन्होंने देश के लिए जो कुछ भी किया जी और जो भी डिसीजन लिया, बिल्कुल। अच्छा ही लिया। वो थिएटर कमांड बनाने जी की उनकी जो प्रक्रिया थी। कई सारी जी, चीज़ें जी। आपने अच्छे से कही, और आपने अपने जो दिल की एक आह थी वो भी दिखाई, वो भी बताई। लेकिन अच्छा चलिए, एक पूर्व आर्मी से आप वायुसेना से रहे हैं, वायुसेना, तो कैसा कैसा मतलब फील होता है इस तरह की जब घटना होती है? क्या कोई मॉरल पर भी कोई इस तरह का डिमोरलाइजेशन भी मिलता है, मॉरल इफेक्ट भी पड़ता है इस तरह की घटनाओं से? ये सवाल आपने बहुत ही भावुकपूर्ण पूछा है और दिल को छूने वाली सवाल है। पर इसमें मैं आपको बता दूं, एक पूर्व सैनिक होने के नाते ही नहीं, मेरा सैनिक से अभी भी जुड़ाव है, क्योंकि मेरा ही एकमात्र पुत्र, वो भी जी इन्फेंट्री में, आर्मी में बहुत है बहुत और कैप्टन है। सलाम करते हैं आपको। तो जी हम जो है ना, खाली बस दिलो जान से जुड़े रहते हैं। और ये संपूर्ण एक परिवार है, चाहे वो एक नायक हो, सिपाही हो या जनरल हो। हर एक के दिल के तार ऐसे जुड़े रहते हैं। और आज मैं सेवानिवृत्त हो, उससे भी मैं अपने आप को इससे अलग नहीं पाता हूँ। जहां भी जाता हूँ, वही इज्जत, वही प्यार, वही स्नेह, बड़ों से और छोटों से जी आदर मिलता रहता है। ये एक हमारा परिवार की परंपरा है जी फौज की। और इस धरोहर को हम हमेशा जिंदा रहना चाहेंगे। दिल में दर्द तो है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जैसे नॉर्मल परिवार में भी पिता की मृत्यु के बाद क्या सब कुछ जी बंद हो जाता है? नहीं। पुत्र जो है,
उसको हृदय में समेट के और अच्छी तरह से पिता के इरादों को और अरमानों को आगे ले जाता। हम उम्मीद करेंगे और हमारे सामने ये चीज प्रस्तुत भी है कि हम हमेशा से इसी आधार और उस पे आधारभूत होकर अपनी आगे की कार्यक्रम को जरूर संभालें। देश को किसी भी हाल में कोई विपन्नता की ओर हम नहीं जाने, बिल्कुल सुरक्षित ही रखें। बना ही इसलिए होता है कि वो देश की एकता, अखंडता और उसका सर, उसका मस्तक हमेशा ऊंचा रखे। लेकिन इस तरह की जो घटनाएं हैं वो कहीं ना कहीं मतलब भावुक करती हैं, तोड़ती हैं इंसान को अंदर से। तो खैर, आपका ये जज्बा है, आप लोगों की ट्रेनिंग है, आप लोग इतनी हिम्मत वाले होते हैं, हम लोग उतनी हिम्मत नहीं रखते हैं, हम लोग ज़्यादा इमोशंस रखते हैं। लगता है मुझे आपके अंदर भी इमोशंस होंगी, लेकिन आप इमोशंस का मुकाबला कर पाते हैं, आपकी ट्रेनिंग होती है। बहुत शुक्रिया ग्रुप कैप्टन आलोक चटर्जी जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और देश के इस हीरो को आपने श्रद्धांजलि दी, अपने शब्दों में दी, तो बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ भारत। आइए देखते हैं, उत्तराखंड विधानसभा में भी श्रद्धांजलि सभा जारी है, उसको देखते हैं। उसके बाद आज बड़ा ऐलान हुआ है किसानों की तरफ से, किसान आंदोलन जो है वो आज स्थगित हो गया है, ख़त्म हो गया है बल्कि, और कुछ मांगे जो हैं वो सरकार ने मान ली हैं और उस पर भी हमारी विशेष कवरेज कुछ देर बाद आप देखेंगे। फिलहाल देखते हैं उत्तराखंड विधानसभा का जो सत्र है CDS जनरल विपिन रावत को श्रद्धांजलि के लिए जारी है, आइए देखते हैं।